नमस्कार, मेरा नाम है मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। 19 अप्रैल को देश में वोट डाले जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। वैसे तो देश के कई हिस्सों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की 5 सीट पर उसी दिन वोट डल जाएंगे और समझ लीजिए कि उम्मीदवारों की किस्मत लॉक हो जाएगी। अब तक का जो रिकॉर्ड है पिछले 2 चुनावों का, 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए, तो बीजेपी को यहां पर 100% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। सारे उम्मीदवार बीजेपी के जीते हैं। इस बार क्या होगा? क्या हैट्रिक बनने वाली है जीत की जो पिछले 2 बारी का है? इसके बारे में पता करेंगे और जानेंगे, और इस चीज को हमें बताने के लिए सबसे बेहतर कौन हो सकते हैं। और जो हो सकते हैं वही आज हमारे खास मेहमान हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वैसे उनको सच पूछे तो जो पिछले दिनों में उन्होंने जो काम किया है, पुष्कर सिंह धामी की जगह उनका नाम अगर धाकर सिंह धामी भी होता तो ज्यादा सूटेबल होता। तो धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहेगा कि 2014 और 2019 आपका 100% स्ट्राइक रेट रहा है और आप यहाँ के सीएम हैं, तो आपने अपने आला कमान को या पार्टी लीडर्स को या कार्यकर्ताओं को कितनी गारंटी दी है कि इस बार भी हम 5 के 5 सीट जीतने वाले हैं? देखिए, गारंटी तो उत्तराखंड की जनता ने दी है और उत्तराखंड की जनता 2014 से लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या अन्य जो भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में उन्होंने भाजपा को जिताया है। मोदी जी को 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी 5 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े अंतर से जीतेगी। तो पिछली बार से आपको उम्मीद है कि जो वोट का परसेंटेज है वो और बढ़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको भी मुकाबला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं। और यहाँ चर्चा इस बात की नहीं है कि कौन जीतने वाला है, यहाँ चर्चा इस बात की है कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी सीट जीतेगी। लेकिन एक सवाल उठता है कि पिछली बार 5 के 5 सीट आपकी थी, इस बार आपने 2 सीट बदल ली, 2 पे नए उम्मीदवार हैं। आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हरिद्वार की सीट और पौड़ी गढ़वाल की सीट। इन दोनों सीटों पे जो उम्मीदवार बदले गए, क्या उनकी जीतने की संभावना ज्यादा लगी इसलिए बदले गए या कोई और वजह थी? देखिए, जब पार्टी में चयन प्रक्रिया चलती है तो बहुत सारे बिंदुओं पर विश्लेषण होता है, विचार होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से थे उनके वो किसी मानक पर कम आ रहे हों, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत योग्य थे, तपे तपाए थे, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जी हों या तीरथ सिंह रावत जी हों। दोनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों का एक लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं से संवाद है। लेकिन देशकाल परिस्थिति में कई बार ऐसे निर्णय होते हैं और जो लोग नए आए हैं, जिन लोगों को नया प्रत्याशी बनाया गया है, तो सब कार्यकर्ता उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और इस बार तो चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है, तो इसलिए सब लोग लग के जो है उनको भी जिताएंगे भारी बहुमत से। जी, ये बात तो है कि ब्रांड मोदी इस बार पिछले 2 चुनावों के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत और सशक्त है। लेकिन धामी जी, आपने भी बहुत सारे काम किए और आप जनता के बीच में भी जाते होंगे, संवाद करते होंगे, वोट देने की अपील करते होंगे। तो आपका काम और मोदी का नाम, दोनों ही चीजों में क्या आपके सामने कैसे आता है? देखिए, मोदी जी का चूंकि 10 सालों में बहुत काम हुआ है और ऐसे ऐसे काम हुए हैं उत्तराखंड में जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। मैं कह सकता हूँ भूतो न भविष्यति। और 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुई हैं और इतनी ही योजनाएं अभी पाइपलाइन में चल रही हैं। तो उत्तराखंड की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है और साथ में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार भी मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमने वायदे किए हैं, जो संकल्प किए हैं, उन सबको एक एक करके पूरा कर रही है। जैसे हमने यूसीसी, हमारा एक बड़ा संकल्प था उत्तराखंड की देव जनता से, वो हमारा संकल्प पूरा हो गया है। आपने यूसीसी की बात की तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी के एजेंडे को आप देखिए पिछले कई सालों से जब से पार्टी है और काम करने में, उसके 3, हर किसी से पूछे कि बीजेपी के 3 बड़े काम कौन से, तो एक आर्टिकल 370 था,
दूसरा अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था और तीसरा यूसीसी है। आप तो सबसे आगे निकले उसमें। दो काम तो ऐसा था कि दिल्ली कह लीजिए, लेकिन आपने अपने राज्य में यूसीसी सबसे पहले लागू कर दिया। उसके पीछे क्या कि सबसे पहले आपने करने की सोची? देखिए, ये हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से लगातार संकल्प रहा है और 2022 के आम चुनाव में हम विधानसभा के जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गए थे, तो उत्तराखंड की जनता के सामने ये हमने संकल्प रखा था। ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जी, और आपने पहले उत्तराखंड कैबिनेट में ही मेरे ख्याल से हमने सबसे पहला निर्णय यूसीसी को राज्य में विधेयक के रूप में लाने के लिए निर्णय लिया था और जो जनता से हमने वायदा किया था, जैसे मोदी जी की बहुत सारी गारंटियां पूरी हुई हैं, देश आज मोदी जी की गारंटी पर गारंटी मानता है, तो उसी तरह से यह भी उनकी एक गारंटी थी। उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया था, अपना मत दिया था, तो ये हमने पूरा कर दिया। तो 6-7 फरवरी की बात है, आपने विधानसभा में किया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर भी इस पे लग गई। अब उसको तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए। क्या फीडबैक है आपके पास? अभी देखिए, वो चूंकि एक्ट बनकर अब लागू होना है, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है। कुछ जगह पर नई व्यवस्थाएं करनी है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं, तो विस्तार से उस पर काम चल रहा है। जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर उसको एक्ट के रूप में काम करना शुरू करेगा। लेकिन कुछ एक खास तबका है मुस्लिमों में जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो सरकार का कदम है या सरकार का जो फैसला है, सरकार जो चाहती है वो हमारे हित में नहीं है। तो बतौर मुख्यमंत्री और सरकार के नुमाइंदे के तौर पे आपके शायद एक तरह से दायित्व और जिम्मेदारी ये भी है कि उनको कन्विंस करके सही बात आप बताएं। बिल्कुल, हम देखिए, ये एक्ट जब लागू हो जाएगा, जो भी कुछ भ्रांतियां हैं, वैसे तो हम लोग समय समय पर बोल चुके हैं कि किसी के खिलाफ लाया हुआ नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ये तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है, पुरुष वर्ग की भी इसमें चिंता की गई है, कुरीतियों के खिलाफ है और देश की जो आधी आबादी है उसके लिए पूरा कानून है। तो किसी को भी इसमें कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है और जब ये लागू होगा तो सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो क्या ये वजह है इसको माना जाए कि जो आप बात करें कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, महिलाएं मजबूत होंगी और जो मुस्लिम समुदाय है, शायद उसको लगता होगा या उसके जो तथाकथित अपने आप को जो नंबरदार समझते हैं कि हम ही उनके मतलब मालिक हैं, उनको लगता है कि महिलाएं मजबूत होंगी तो शायद अपनी आवाज़ रख सकती हैं, उनकी सोसाइटी में एक अलग तरह की बात होगी, तो वो ऐसा चाहते नहीं कि महिलाओं सशक्त हों, इसलिए आपका विरोध होता है या आपके इस फैसले के पीछे जो है लोग लगते हैं? देखिए, जो लोग महिलाओं को, उनकी आवाज को, उनके उत्थान को, उनके सशक्तिकरण को, उनकी सुरक्षा को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, जिनकी ऐसी सोच होगी, वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। अन्यथा इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और मैं सच कहूँ तो देखिए, आज मोदी जी देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है। चाहे जनधन के खाते खुले हों, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% जो चाबियां मिली हैं घरों की, वो महिलाओं को मिली है। इज्जत घर बनाए गए हैं, उज्ज्वला योजना लाई गई है, लखपति दीदी योजना लाई गई है। सारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ही किया जा रहा है, जो भी योजनाएं हैं। तो यह भी एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम है। तो ये वाली चीज़ जो मतलब यूसीसी लागू होने के बाद इस बार जब चुनाव में आप लोग आप जब कभी भी जाते हैं, क्या आपके सामने कुछ महिलाएँ या कुछ ऐसे आए लोग कि आपने मुख्यमंत्री जी हाँ, बड़ा अच्छा बिल्कुल। काम किया, बहुत हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जी, जाएगी बिल्कुल, पहले? मुस्लिम बहनें बहुत बड़ी संख्या में आईं और मुस्लिम बहनों के साथ-साथ सभी समाज के लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत उत्साह है प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश की जनता ने सरकार भी इसलिए बनाई थी। एक बड़ा कारण था कि प्रदेश की जनता ने अपना मत समर्थन दिया, मैंडेट दिया, तो एक वायदा भी पूरा हुआ है। तो मुस्लिम बहनों ने तो जगह-जगह पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, अनेक स्थानों पर आकर धन्यवाद किया है इस एक्ट को लाने के लिए। चूँकि बात हम लोग मुस्लिम समुदाय की कर रहे हैं, आपने हाल में अतिक्रमण, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आगे क्या था, अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ ड्राइव चलाया और उसमें सबसे ज़्यादा मज़ारों का ज़िक्र आया और उसका लैंड मतलब जिहाद का नाम दिया कि ज़मीन हथियाने के लिए किया गया, इस तरह की हरकतें। उसमें भी कहीं न कहीं से मेरे ख्याल से आपने मज़ारों पर भी कार्रवाई हुई जो कि अवैध थे और मंदिर भी हटाए गए। लेकिन चर्चा सिर्फ़ मज़ारों की हुई। आपको लगता है कि आप जो काम या जो फ़ैसले करते हैं, आपने तो नेक नीयत से किया होगा कि जनता का सबका विकास हो या ठीक सिस्टम चले, लेकिन उसको सेलेक्टिव होकर मुस्लिमों के खिलाफ फ़ैसला बताया जाता है। देखिए रंजन जी, ये केवल और केवल जो लोग तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं, जो लोग एक वर्ग को हमेशा डराते रहे हैं,
हमेशा भय दिखाकर उनके वोट लेते रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये हमने सबके साथ एक समान व्यवहार किया है। अतिक्रमण हटना चाहिए, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल हटना चाहिए। अवैध कब्जे हटने चाहिए और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण चाहे जिस लिए जो भी उद्देश्य सामने रखा गया हो, ये एक बड़ी साजिश भी देवभूमि में है। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। पूरी दुनिया देवभूमि को आदर, श्रद्धा, विश्वास के भाव से देखती है और वही खराब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये केवल देवभूमि के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि जहाँ भी अतिक्रमण है लोग स्वतः इसको हटा लें और बहुत जगह पर हटाया भी। जहाँ नहीं हटाया गया वहाँ पर व्यवस्था के तहत उसको हटाया गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है, जो आप आइए दिल्ली से या किसी भी जगह से, आप उत्तराखंड की तरह आइए, बीच रोड पे भी दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर धार्मिक, वो तो नहीं, गलत है। देखिए धीरे धीरे सभी को बता दिया गया है और कह दिया गया है। मैं समझता हूँ कि लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे जी। और नहीं तो प्रशासन, कानून तो अपना काम करेगा ही और ये अभियान है, ये तो चलेगा आगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके जो भी फैसले किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय नहीं विशेष, नहीं, बिल्कुल नहीं किसी के जी, लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्व जन कल्याण के लिए ही देखिए आपने जो फैसले लिए। हमारा ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, ये अ, एक आपस में प्रेम सौहार्द से रहने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। जी। यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं है। ये तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाया जाएगा, चाहे कोई भी होगा तो जी। उसको खुद ही हटा देना चाहिए जी। और वो सबके लिए अच्छा है। जी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला आता है कि अपने धर्मांतरण पे भी जो है आपने कानून बनाया और कहा कि जो जबरन किसी को कराया जाएगा तो उसको 2 से 7 साल तक की जेल, 25,000 का जुर्माना होगा। इस कानून को बनाने की आपको जरूरत क्यों लगी? आपको लगा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है? हाँ, बिल्कुल जी। देखिए डेमोग्राफी पिछले सालों में तेजी से उसमें आंशिक परिवर्तन आया है जी। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं ज़्यादातर समय खटीमा में पला बड़ा हूँ। जी। वहाँ पर मैंने देखा है कि जनजाति जो समाज है, जो वहाँ की पहचान है, तराई को बसाने में, उसको आबाद करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। उस समाज में तेजी से जो है लोगों को कहीं पर डराकर, धमकाकर या मनगढ़ंत बातें करके ये तेजी से एक घुन की तरह ये काम हो रहा था, पाप हो रहा था। तो इसको मैंने नज़दीक से देखा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पता ही नहीं लग रहा था कि ये काम हो रहा है। देवभूमि का देखिए ये स्वरूप मतलब देवभूमि में महापाप हो रहा था, आप ये कह रहे महापाप हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान उस पे किया है। हैं? जी। और बिना जिलाधिकारी के अब धर्मांतरण नहीं हो सकता है। कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कड़ी कार्रवाई वाले कुछ केसेस आपके पास आए हैं जो पता लगा हो जब प्रशासन ने कार्रवाई की हो इस तरह नहीं, की? जो भी जहाँ भी शिकायत आएगी या आई होगी तो उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और अब चूंकि जल्दी ही प्रचलन में आया है धर्मांतरण कानून, जी। तो लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रही है और जो इस प्रकार के लोग थे, एक साजिश के तहत जो ये काम कर रहे थे, वो सजग हो गए होंगे। इसलिए अभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। प्रकरण सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। आपने इसके पीछे लोगों की बात की, वो कौन लोग थे जो इस तरह का काम करवा रहे थे यहाँ पे? ये देखिए पूरे सोची समझी साजिश के तहत कई बार हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ भी धोखा होता है, फरेब होता है, छल होता है, प्रपंच होता है। बाद में पता लगता है इसी प्रकार से कुछ संस्थानों के नाम पर, कुछ एनजीओ के नाम पर अंदर अंदर ये काम बहुत साजिश के तहत करते रहते हैं। तो उस पर हमारी एजेंसियां भी अब नजर रख रही हैं। तभी जी आपका कार्यकाल कोई अभी बहुत लंबा बतौर मुख्यमंत्री अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने फैसले जितने तेजी से लिया और फिर उसको एक्शन में भी लेके और आप काम आगे बढ़ा रहे, वो काबिल तारीफ है। अभी चूंकि चुनाव है इसीलिए मैं वापस आना चाहूंगा उस पे कि उत्तराखंड में फौजियों की संख्या, देश की सेवा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें है कि अग्निवीर योजना वो लागू नहीं करेंगे। आपको लगता है कि चुनाव में उसका असर पड़ने वाला है? आप लोग जब लोग देखिए अब देश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो, कांग्रेस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है क्योंकि फौजियों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है, वन रैंक वन पेंशन को जितने लंबे समय तक उन्होंने लटकाया है, जो -डिग्री तापमान में हमारे
सैनिक काम करते हैं, उन सैनिकों की वर्दी, उन सैनिकों के उपकरण, उन सैनिकों के बूट और जो उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो मोदी सरकार के आने के बाद ही जो है उनको मिली हैं। और सेना का मनोबल बढ़ा है। आज भारत की सेना हर तरफ मजबूत हुई है। गोली का जवाब गोले से देने का काम करती है। और देखिए, सैनिकों का अपमान कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। जनरल बिपिन रावत जी। जो पहले सीडीएस थे और इसी देवभूमि उत्तराखंड के लाल थे, जी। उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित किया है। हम्म। तो उत्तराखंड की जनता, देश की जनता कैसे भूल सकती है जो हमारे सैनिकों का अपमान करते हो, हमारे सूरवीरों का अपमान करते हो, हमारे देश के जो रक्षा में अपना जीवन लगाते हैं उनका अपमान करने वाले लोग हैं। तो इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस देश में 60 सालों तक सत्ता पर रही है। अपने समय में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको ये कहा जाए। और उनकी सरकारें अभी अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें थी जो अपनी सरकारों में रहते हुए वो काम तब नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाएंगे? उल्टा उनका तो जो घोषणा पत्र आया है उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी है। जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी है उन्होंने। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो देश की जनता को कोई भरोसा नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा मैं कह सकता हूँ या चुनाव का पुलिंदा है। तो लेकिन दामी जी, मैं देखता हूँ कि जब आप रैली वैली में जाते हो तो अपने काम और अपने विकास और मोदी जी के काम और केंद्र की योजनाओं का जिक्र आप ज्यादा करते हैं, और जो दूसरी पार्टियां जो आपके खिलाफ, आपके विरोध में बोलती है, उन बातों पे एम्फेसिस आपका कम रहता है। आपको क्या भरोसा है कि जनता उनकी बात पे ऑटोमेटिकली ध्यान ही नहीं देगी, इसलिए चर्चा ही नहीं करने की नहीं, जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि इन पार्टियों ने किस प्रकार से राज्य में जब इनकी सरकारें थी काम किया है। और हम जो भी काम कर रहे हैं सच्ची नीयत से कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ठोस काम कर रहे हैं। जो वायदे कर रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी चर्चा, नकारात्मक चीजों की चर्चा ज्यादा नहीं करता हूं मैं। अक्सर मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी को बहुत ज्यादा इस प्रकार से करूं। हाँ, ये जरूर है कि जो काम हम करते हैं, जो जनता को हमने अपना वायदा किया है या जो हमने काम किए हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड जरूर आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार के फैसले हैं, वो सब हम जनता के बीच में रखते हैं। अब चुनाव है तो, लेकिन चुनाव में ये भी बताना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं जी। कि उनके उनके कारनामे क्या रहे हैं, भ्रष्टाचार की जननी कौन रही है, परिवारवाद को किसने पोषित किया है, देश के अंदर तुष्टीकरण किसने किया है। ये देश की जनता जा रही। कश्मीर से धारा 370 इतने सालों तक क्यों नहीं हटी? भगवान राम का अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बना है? सैनिकों को क्यों ऑर्डर लेने पड़ते थे गोली चलाने के लिए? हैं? तो ये सब काम मोदी जी के समय में हुए हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं और आपने इतने सारे काम जो पार्टी का एजेंडा के लिए, पार्टी के विश लिस्ट के काम होंगे, इस तेजी से आपने किया, तो आपके पास अगला नेक्स्ट जो है, आप क्या सोच रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री पार्टी के लिए, ताकि बीजेपी की जनपैठ और ज्यादा बढ़े, मजबूत हो, वो क्या करने वाले हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में एक तो जो हमने संकल्प लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, प्रथम पंक्ति का राज्य बने। उत्तराखंड की जीएसडीपी बढ़े, यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। यहाँ के उद्योग धंधों के लिए हमने अभी इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था, जिसमें हमको एक बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमने करार किया है। उसकी ग्राउंडिंग पर हम जोर दे रहे हैं, नौजवान युवाओं के रोजगार पर जोर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, जैसे हमने हरिद्वार और ऋषिकेश में काशी की तर्ज पर गंगा कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। अच्छा। और उसकी एक टाइम लाइनिंग भी ली है, 2-2.5 साल में हम उसको पूरा करेंगे। और शारदा में माँ पूर्णागिरी का धाम है, वहां पर हम शारदा कॉरिडोर बनाएंगे। मानसखंड मंदिर माला मिशन, हमारे 4 धाम की तरह जो है उसको डेवलप करने की हमारी योजना है। भारत के अंतिम गांव, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको उसको उनको पहला पहला गांव गांव की जी। संज्ञा दी, माड़ा गांव हो या गुंजी हो या नीति हो, माड़ा हो, ऐसे और गांव हैं। उन सब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पर पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो काम हो सकता है हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी आदि कैलाश के दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और उनके जाने के बाद तेजी से उस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। देश के लोगों का रुझान उस तरफ हुआ है। जागेश्वर धाम, जहाँ पर केवल सावन के महीने में लोग पूजा के लिए अधिक आया करते थे, लेकिन अब साल भर वहां पर तांता लगा हुआ है।
तो पूरी यात्राएं चल रही हैं, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर हर एक जगह से देश दुनिया का तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक आ रहा है और संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2022 में तीर्थयात्रियों की संख्या 46 लाख थी जी। और 23 में बढ़कर वो 56 लाख हो गई। कावड़ यात्री 4 करोड़ से ज्यादा हो गए, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। हमारी जितनी संख्या है राज्य की, उसके 6 गुना ज्यादा लोगों का इंतजाम हमको यहाँ करना पड़ता है। तो हर साल लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों का यहाँ आवागमन होता है। जी। माँ पूर्णागिरी के धाम पर ही अकेले एक साल में 40 से 50 लाख लोगों का आगमन होता है। तो उसके लिहाज से एक हमारे सामने चुनौती है कि आने वाले समय में हम उनके लिए ठीक प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर पाएं, ट्रैफिक अच्छा बना पाएं, आवागमन उनका सरल हो, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिले, पेयजल अच्छा मिले, आवास अच्छा मिले और यात्रा के लिए भी स्थान अच्छा मिले, ठीक से उनके दर्शन हो आप जाएं। पर्यटकों की बात कर रहे हैं और अभी जितने जगहों के आपने नाम लिए उसमें मैक्सिमम धार्मिक जगह ज्यादा थे। अभी हमने हाल में थोड़े दिनों पहले देखा था कि मोदी जी लक्षद्वीप गए और उसके बाद वहां पे जाने वाले सैलानियों की संख्या जो है वह अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। उत्तराखंड की कोई ऐसी जगह जो कि नॉन धार्मिक हो जिसका प्रमोशन आप बतौर मुख्यमंत्री चाहते होंगे कि ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है, देश के लोगों को यहाँ आना चाहिए टूरिस्ट के तौर पे, वो कौन सी जगह एक या दो हो सकती है जहां पर आप चाहेंगे किसी दिन प्रधानमंत्री आए और दिखाए कि ये देखो कितना खूबसूरत है? देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह हैं। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, अ, अल्मोड़ा, कौसानी, मुनस्यारी। मैंने किसी मैं एक या दो के लिए मैं कहा। आपको बता रहा हूँ जी। कि ये जगह प्रचलन में है, चक्राता, लेंसीडॉन। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जी। उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री जी ने जहाँ आदि कैलाश की यात्रा करी, गुंजी हमारा सीमांत का स्थान है। चंपावत में आप जाएंगे तो आपको बयानधुरा बाबा का स्थान दिखेगा, रणकोची मैया का स्थान दिखेगा। ऐसे अनेक स्थान हैं। यहाँ पर त्रिजुगी नारायण है ऋषिकेश में। तो आप मेरे से ये प्रश्न करेंगे कि कौन सा स्थान है, तो ये मेरे लिए इसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन होगा। एक दो स्थान नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड में जहां भी आप जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, पूरा उत्तराखंड। और मैं देश दुनिया में गया तो मैंने लोगों को यही कहा है कि आपकी नजर जिधर जाएगी वहां आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जी उत्तराखंड को बिल्कुल, कहा है बिल्कुल कहा है वो तो। और उनके कहने के बाद तेजी से इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। मीट हमने अभी करी है। क्योंकि आपके पास फिर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं लोग आएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का वाला सपोर्ट जो है, चाहे वो गाड़ियों का हो, रहने की जगह हो, बाकी चीजों का, उसके लिए भी आप काम कर रहे जी होंगे। बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही कहा कि ये हमारे लिए चुनौती है कि इतनी तेजी से लोग आएंगे तो उनको कैसे हम सब व्यवस्थाएं दे पाएं। आने वाले 25 सालों की जो योजना है, आने वाले 50 सालों की जो योजना है, उसकी आधारशिला रखनी है। उसको अभी से ध्यान में रख के कि आगे कौन सी चुनौती हमारे सामने आने वाली है भविष्य में, तो उसके लिए सब कुछ तैयार तभी करना है। अभी आपने जो चीजें की उसमें बताया कि यहाँ पे टूरिस्ट का इनफ्लो जो है, टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साल दर साल आपने बढ़ोतरी उसमें देख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का एक सच ये भी है कि यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है, पर्टिकुलरली गाँवों से। और जो खबरें आती हैं उसमें आपको उन गाँवों को भुतहा गाँव की संज्ञा दी कि उत्तराखंड में इतने गाँव भुतहा है, 1700 1600 इस तरह के कुछ नंबर्स हैं। उन गाँवों से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? उनको रोजगार वहां पे देखिए, नहीं? चूंकि पलायन के लिए देखिए एक तो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो चाहिए और उसके अलावा सभी को रोजगार या स्वरोजगार चाहिए। जी। तो धीरे धीरे ये बात अब बदल रही है। अब लोग रिवर्स पलायन भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे लोग देश दुनिया में जो काम करते थे और उनको अपने घर आना पड़ा, उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपने रोजगार खड़े कर दिए हैं। होम स्टे हमारे तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह में बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं और नौजवानों के लिए हम रोजगार और स्वरोजगार की योजनाएं लाए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चल रही है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन की योजनाएं चल रही हैं। तो इन योजनाओं से लोग आप ऋण ले रहे हैं और सब्सिडी उसमें मिल रही है।
तो धीरे धीरे अपने रोजगार कर रहे हैं, अपना कोई ना कोई रोजगार करके लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो ये बदल रही हैं और दुनिया के भी मैंने अभी 14 देशों में रह रहे उत्तराखंडी के लोगों से जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, उनसे हमने अभी बात की है। एक दिन वीडियो मीट किया था सबके साथ। तो वो लोग भी उत्तराखंड आना चाहते हैं, उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं, दुनिया में रहकर भी अपना योगदान देना चाहते हैं। और हमने कहा है कि उत्तराखंड से जितने भी बाहर लोग हैं हमारे, वो हमारे सब ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, अपनी मातृभूमि से, अपने पूर्वजों की भूमि से, अपनी जड़ों से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारी वो भी सहायता करेंगे। आपसे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे तो उन्होंने पलायन आयोग, जिसको आपने बाद में पलायन निवारण आयोग आपने कर दिया था, उस आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि जो हमने देखा उसमें तो ये है कि 2008 से 2018 के बीच की अगर संख्या को देखें वो, और 2018 से 2022 को अगर देखें वो, तो उसमें ज्यादा है, वो कम होने की जगह ज्यादा है। नहीं, अब थोड़ा सा उसकी रिपोर्ट बदल रही है। अच्छा। धीरे धीरे लोग अब जो है अपने रोजगार करने शुरू किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पलायन आयोग के जो सदस्य हैं जी। वो भी बड़े अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। उनमें से भी कुछ लोगों ने तो अपना ही रोजगार खड़ा किया और जो अन्य स्थानों पर रहकर भी कर सकते थे अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस अपने घरों को आ रहे हैं और धीरे धीरे ये स्थिति बदलेगी। लेकिन और आपने तो जिनको पलायन निवारण आयोग का जो अध्यक्ष थे आपके नेगी साहब, उन्होंने अपना घर ही बेच लिया, वहां पर बताया गया कि पौड़ी में उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। अब तो उसकी देखिए बड़ी वो आलोचना हुई कि भाई आप अ, जिस चीज के लिए कहने के लिए जा रहे हैं और खुद ही आप कम से कम वो तो करते। नहीं, अब नेगी जी योगदान दे रहे हैं अभी अपना। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में जैसा कि आपने बताया कि आपकी पार्टी काफी, आपके हिसाब से 5/5 का रिजल्ट आएगा, आपके लिए अगर कोई एक चीज या कोई एक काम अगर आप पार्टी को संदेश देना चाहेंगे या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि इस बेसिस पर मुझे वोट करिए, तो वो कौन सी चीज होगी जिसके बूते आप कहेंगे कि आप हमारे वोट दीजिए और बीजेपी को देखिए, जिताइए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और उनके मार्गदर्शन में ये राज्य आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने उनका भी अपना एक उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मोदी जी उसको बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, उनका संकल्प है। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, आदि कैलाश के अनन्य भक्त हैं। और हमको इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए, चूंकि मोदी जी ने हमारे लिए सब कुछ किया है, राज्य के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं, पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है कि जो देश की आज़ादी के और सालों को देख लिया जाए तो उस पर ये 10 साल बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, कई गुना ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब हमारा अवसर है कि मोदी जी को हम लोग ताकत दें और उनका जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को सहयोग करें और उत्तराखंड की पांचों सीटें जिताकर फिर से जो है चुनाव के बाद तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस बार भी आपके नेतृत्व में यहाँ पे बीजेपी 5 की 5 सीटें जीते और नया रिकॉर्ड बनाए कि हैट्रिक लगाए। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बार एनडीए गठबंधन 400 के पार और बीजेपी को जो सीट चाहिए वो हासिल हो। तो धामी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंडिया डेली लाइव के लिए अपना वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।